हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई ऐसी अज्ञात शक्तियां हैं जिसका अंदाजा शायद विज्ञान को भी नहीं है, और इन शक्तियों को कई लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस भी किया है। अगर हम भूत प्रेत और आत्माओं की बात करें तो ये भी हमारी संसार में निवास करते हैं, और शायद हम में से कई लोगों ने इनसे कांटेक्ट भी किया है। जब भी हम इन शक्तियों से संपर्क बनाने के साधन के बारे में सोचते हैं तो ओइजा बोर्ड का हमारी जुबान पे नाम सबसे पहले आता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में ओइजा बोर्ड से जुड़े कुछ अनसुने राज बताऊंगा। हम में से कई लोग मानते हैं कि ओइजा बोर्ड कई सालों से है हमारी दुनिया में, लेकिन सच तो ये है 19वीं शताब्दी तक ओइजा बोर्ड का नामो निशान भी नहीं था हमारी दुनिया में। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले जमाने में स्पिरिट्स से कांटेक्ट नहीं करते थे लोग, वो बेशक ऐसा करते थे, लेकिन उनका तरीका कुछ और था, और वो लोग एक किसी खास चीज को माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे जो कि हमारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया से जोड़ता था। ये बात 1848 की है, जब न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली दो बहनें एट और मार्जेस फॉक्स ने एक मरे हुए इंसान की आत्मा से संपर्क बनाया। ये बात पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गई और कई लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों से संपर्क बनाने की कोशिश करते थे। ये दोनों बहनें एक सेलिब्रिटी की तरह मशहूर हो गईं और देश में आत्माओं से संपर्क करने का मानो की दौर ही आ गया था। क्योंकि अब किसी को इन चीजों की सटीक प्रक्रिया नहीं पता थी, तो वो लोग कुछ गिने चुने लोगों की मदद से ये काम करते थे जो कि आत्माओं से संपर्क करने में अनुभवी थे। ये लोग अपने क्लाइंट से पैसे लेते थे और उनके रिश्तेदारों से संपर्क करवाने में मदद करते थे। उन दिनों टेबल टॉनिक मेथड काफी ज्यादा मशहूर थी, ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये तरीका काफी ज्यादा स्लो था और ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए 1868 में प्लेनचेट नाम की प्रक्रिया सामने आई जो कि टेबल टॉनिक की प्रक्रिया से काफी ज्यादा आसान थी। लोग पेंसिल और दिल के आकार का एक वस्तु का इस्तेमाल करते थे जिससे वो आत्माओं से संपर्क कर पाते थे, और वो आत्मा किसी इंसान के शरीर को कब्जा करके इस पेंसिल के जरिए ही अपना मैसेज लिखता था। हालांकि ये तरीका आसान था, लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम थी। ज्यादातर समय स्पिरिट से संपर्क बन ही नहीं पाती थी। 1886 में न्यूयॉर्क बोर्ड ने एक टॉकिंग बोर्ड के बारे में खबर निकाली जो कि ओयो में इस्तेमाल किया जा रहा था, और लोग इसे इम्प्रूव वर्जन ऑफ प्लेनचेट बोल रहे थे। अब इस बोर्ड को किसने बनाया था ये शायद किसी को नहीं पता था, लेकिन चार्ल्स केमस नाम के एक आदमी ने यह दावा किया कि इस बोर्ड के डिजाइन को उसने करा है, और उसके एक दोस्त ए सी रिची ने इसको बनाया है जो कि पेशे से एक ताबूत बनाने का काम करता था। ये बोर्ड एक बहुत ही बड़ी हिट थी क्योंकि इससे आत्माओं से संपर्क बनाना बहुत ही ज्यादा आसान था और सभी लोगों को ये बोर्ड चाहिए थी। चार्ल्स केनस ने ऐसे कई बोर्ड लोकली बेचे, लेकिन 1890 में इस बोर्ड की डिमांड दूसरे बड़े देशों से भी आने लग गई थी। साथ ही चार्ल्स ने इस डिजाइन को पेटेंट नहीं किया था, इसलिए वो 25 अप्रैल 1819 को बाल्टीमोर शहर में एलिजा बॉन्ड से मिलते हैं जो कि एक लॉयर थी। लीजा की मदद से वो एक पेटेंट फाइल करते हैं, लेकिन उस वक्त तक इस बोर्ड का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था। चार्ल्स ने वहीं पर ही इस बोर्ड के माध्यम से स्पिरिट से कांटेक्ट किया और उनसे ही पूछा कि इस बोर्ड का नाम क्या रखा जाए। जवाब में उन्हें ओइजा आया, और चार्ल्स ने जब उस आत्मा से इस सब का मतलब पूछा तो उसने इसका मतलब गुड लक बताया। सारी घटना 529 चार्ल्स स्ट्रीट के एक घर में हुई थी जो कि आज भी उसी जगह पे टिका है। चार्ल्स ने एलिजा के साथ मिलकर पेटेंट फाइल किया था। वहाँ काम कर रहे ऑफिसर्स ने इनका बहुत मजाक उड़ाया था, और उन ऑफिसर्स का कहना था कि ये चीज काम नहीं कर सकती। एक ऑफिसर ने कहा कि अगर ये बोर्ड अपने आप ही उस ऑफिसर का नाम स्पेल कर देगा तो वो इस पेटेंट फाइल को अप्रूव कर देगा। फिर क्या था, चार्ल्स ने स्पिरिचुअलिज्म का सहारा, फिर उस बोर्ड ने अपने आप ही उस ऑफिसर का नाम स्पेल कर दिया। उसको उसी दिन पेटेंट मिल गई, लेकिन आज तक उन पेपरों में ये नहीं लिखा है कि ये बोर्ड काम कैसे करती है। इस पेटेंट के बाद चार्ल्स ने इस बोर्ड के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा। 1851 में कम से कम इस बोर्ड की कीमत $1.5 थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थी। कई लोगों ने डिजाइन को कॉपी करने की भी कोशिश की, लेकिन पेटेंट होने के कारण चार्ल्स उन पर लॉसेस फाइल करते गए और इस बिजनेस में उन्होंने काफी ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लिया। चार्ल्स इस बोर्ड को एक खिलौना की तरह प्रदर्शित करते थे जो कि आपकी जिंदगी से जुड़ी जवाब को आपको दे सकता है। ये आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता है। बोर्ड के डिजाइन के बारे में बात किया जाती है, कुछ ऐसा दिखता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स होते हैं
और इसके साथ 0 to 9 नंबर होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे यस, नो और गुड बाय भी लिखा होता है। ये बोर्ड साइज में तकरीबन 18 बाई 20 इंचेस का होता है और पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ होता है। हमें एक लकड़ी की वस्तु मिलती है जो कि एक त्रिकोण आकार की होती है। लोग इसी बोर्ड पे अपनी उंगलियां रखते हैं और किसी आत्मा से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। आत्माओं से संपर्क बनता है तो ये वस्तु हिलती है और आप अलग अलग अल्फाबेट पे जाके आपके सवालों का जवाब देती है। बोर्ड का इस्तेमाल करने के 4 प्रमुख नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि किसी को भी मजाक के लिए इस बोर्ड का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा नियम ये कहता है कि इस बोर्ड को कोई भी अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको इसको इस्तेमाल करना है तो कम से कम आपके साथ एक और पार्टनर होना चाहिए। तीसरे नियम के मुताबिक इस बोर्ड को कब्रिस्तान में इस्तेमाल नहीं करना है और चौथा नियम ये कहता है कि संपर्क होने के बाद आप इसको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते और बिना गुड बाय किए बिना भी नहीं जा सकते। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। 1927 में विलियम फर्ट ने इस बोर्ड को बेचने के सभी राइट्स खरीद लिए और ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट में रहा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान कई लोगों के रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और उनके घर वाले उनके मृत शरीर की आत्मा से संपर्क बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन 1966 के बाद विलियम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उन्होंने पार्कर्स ब्रदर्स को 1990 में इसके सारे राइट्स बेच दिए। आज की डेट में आपको वुडन बोर्ड के सिवाय कार्डबोर्ड मिलती है और आज भी लोग इससे काफ़ी ज़्यादा आत्माओं से संपर्क करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए गुड बाय।